अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है? सब लोग ठीक ठाक हैं? वीडियो भी ऑन कर दीजिए। ठीक। ये बस मुझे दे दें आप, मैं कर लेता हूँ। बहुत शुक्रिया। वो ज़रा देख लीजिएगा। अच्छा जी, आज नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, सिस्टम आर्किटेक्चर। पिछले लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स को देखा। पूरा जो लेक्चर था हमारा प्रोबेबली टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के ऊपर। 4 मेजर टाइप्स हैं: सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर एज सच नहीं बताया हुआ बुक के अंदर, लेकिन मैंने आपको बताया कि ये तीनों असल में जो टाइप्स हैं, ये माइक्रो कंप्यूटर्स की ही 3 टाइप्स हैं। मतलब मेन फ्रेम और मिनी कंप्यूटर के बाद ये जो 3 हैं, डेस्कटॉप, पोर्टेबल और हैंडहेल्ड, असल में ये माइक्रो कंप्यूटर्स ही हैं। ठीक है, और उनकी 3 डिफरेंट टाइप्स हैं। 1980 से अब तक ये जो है पॉपुलर हैं। तो बहरहाल अब देखते हैं जी सिस्टम आर्किटेक्चर। अच्छा, सिस्टम आर्किटेक्चर क्या है? जो बिजनेस कंपनी होती है, वो उन्हें एक कंप्यूटर नहीं चाहिए होता। एक मेन फ्रेम से भी बात नहीं बनती जब तक कि मेन फ्रेम के साथ बहुत सारे टर्मिनल्स ना लगा दें। मतलब मेन फ्रेम का भी काम या मेन फ्रेम का जो फायदा है वो तभी ले सकेंगे जब उसके साथ टर्मिनल्स अटैच ना कर लें। तो जब टर्मिनल्स अटैच कर लेते हैं तो पूरा एक जो है ना, वो इसे हम कह देते हैं नॉर्मली कि ये बिजनेस कंपनी का एक इंफॉर्मेशन सिस्टम बन गया, जिसके अंदर कंप्यूटर भी है, टर्मिनल्स भी हैं, कुछ लोग भी हैं काम कर रहे हैं। ठीक है जी, तो और सॉफ्टवेयर भी है। तो ये असल में इंफॉर्मेशन सिस्टम वो 4-5 चीजों से मिलकर बनता है: हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, पीपल, प्रोसीजर, डेटाबेसेस। तो इससे मिलकर बार ये सिस्टम जो है वो बनता है। लेकिन अभी हम ज्यादा जरा इंफॉर्मेशन सिस्टम को डिस्कस करने की बजाय बिजनेस कंपनी का जो कंप्यूटराइज सिस्टम होता है, अभी सिर्फ आप ये समझ लें, वो कंप्यूटराइज सिस्टम या तो सेंट्रलाइज्ड होता है और या फिर वो डिसेंट्रलाइज होता है। सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड। ठीक है जी। तो अब मैं आपको बताता हूं बहुत ही सिंपल वर्डिंग में। वो जो मेन फ्रेम वाला सिस्टम होता था ना, मेन फ्रेम और माइक्रो मिनी कंप्यूटर वाला, जिसके अंदर बस एक ही बड़ा हैवी और जो है वो बहुत फास्ट प्रोसेसिंग करने वाला और बड़ा हैवी कंप्यूटर सिस्टम खरीद लेते थे और उसके साथ बहुत सारे टर्मिनल अटैच कर लेते थे। और लेकिन सारा के सारी डाटा प्रोसेसिंग जो है वो एक सिंगल पॉइंट के ऊपर हो रही होती थी, सिंगल सेंट्रल कंप्यूटर के ऊपर हो रही होती थी। तो उससे कहते थे सेंट्रलाइज आर्किटेक्चर। उसे कंप्यूटिंग का सेंट्रलाइज आर्किटेक्चर कहते थे। तो वो जो 1960s में और 70s में जो कंप्यूटिंग का आर्किटेक्चर बहुत पॉपुलर रहा, दैट वाज सेंट्रलाइज कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर। बस आपने याद रखना है, सेंट्रलाइज आर्किटेक्चर मतलब आप कह सकते हैं जी, कंपनी एक्स जो है वो सेंट्रलाइज कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर को फॉलो करती है। अच्छा जी, वो कैसे फॉलो करती है? क्योंकि वहां पे सारी की सारी डेटा प्रोसेसिंग एक कंप्यूटर के ऊपर हो रही होती है, वो इस सिंगल सेंट्रल कंप्यूटर। हालांकि डेटा जो है वो बहुत सारे टर्मिनल से, कोई किसी जगह पे पड़ा हुआ है, वो कोई किसी रूम में है, कोई किसी रूम में है, कोई किसी प्लेस पे है, बट प्रोसेसिंग इज परफॉर्म्ड एट अ सिंगल सेंट्रल कंप्यूटर। अगर इस तरह का आर्किटेक्चर चल रहा हो, इस तरह से कंप्यूटिंग सर्विसेज बिजनेस कंपनी के अंदर प्रोवाइड की जा रही हो, ठीक है जी, तो हम इस तरह के आर्किटेक्चर को क्या कहेंगे? सेंट्रलाइज आर्किटेक्चर। यानी इसका मतलब है वो जो मैंने फिगर बना के आपको पिछले लेक्चर में वो सारा बताया था, वो असल में क्या था? सेंट्रलाइज आर्किटेक्चर था। ठीक है जी, जिसके अंदर ठीक है जी ये कंप्यूटर सिस्टम है, सेंट्रल कंप्यूटर है यानी मेन फ्रेम है, और बाकी सारे इसके साथ टर्मिनल्स अटैच हैं। कोई भी डाटा को प्रोसेस नहीं कर सकता,
अगर इस तरह से किसी बिजनेस एनवायरनमेंट में काम हो रहा है तो दैट इज कॉल्ड सेंट्रलाइज आर्किटेक्चर। ठीक है जी, क्लियर है। अच्छा, अब क्या हुआ अब जब 1980s में वो सिंगल यूजर कंप्यूटर भी आ गए, मतलब वो कंप्यूटर जो एक वक्त में एक पर्सन जो है वो यूज करता है। अब बिजनेस कंपनीज ने क्या हुआ, माइक्रो कंप्यूटर्स भी लेने शुरू कर दिए। उनके पास मेन फ्रेम थे, उन्होंने माइक्रो कंप्यूटर्स भी लेना शुरू कर दिए। जरा उसमें स्पेशली मैं एम का वर्ड लिख देता हूं, अभी भी टर्मिनल्स हैं। अब बिजनेस कंपनी के ये दो मैनेजर जो हैं, इनको कहा गया आपको हमने स्पेशल माइक्रो कंप्यूटर भी ले दिए और इनको भी मेन फ्रेम से कनेक्ट कर दिया गया। अब आप अपने डेटा को खुद भी, मतलब ये जो आपके पास कंप्यूटर्स हैं जी, ये जो दो हैं, ये क्या कर सकते हैं, ये डेटा को खुद भी प्रोसेस कर सकते हैं। लेकिन इनमें इतनी ज्यादा कैपेबिलिटी नहीं है कि ये अपने डेटा को खुद भी प्रोसेस करें और 50 और कंप्यूटर्स के डेटा को भी प्रोसेस करें, ये कैपेबिलिटी नहीं है। बट दे कैन प्रोसेस देयर डेटा ऑन देयर ओन। अब हुआ क्या, मेन फ्रेम को अब डेटा प्रोसेस करना क्या हो गया, उसका प्रोसेस करने के काम को क्या कर दिया, कम कर दिया, और इनको भी डेटा प्रोसेस करने की सहूलत दे दी। यहां पे भी टर्मिनल्स उतार के एक माइक्रो कंप्यूटर लगा दिया। अब ये भी अपने कुछ डेटा को प्रोसेस कर सकता है और कुछ डेटा को मेन फ्रेम से भी प्रोसेस करवा रहा है। यहां भी माइक्रो कंप्यूटर लगा दिया। अब टर्मिनल्स थोड़े रह गए। हुआ क्या कि पहले सारी की सारी डेटा प्रोसेसिंग कौन करता था, सेंट्रल कंप्यूटर। अब कुछ प्रोसेसिंग सेंट्रल कंप्यूटर कर रहा है और कुछ प्रोसेसिंग जो है, जो उसके साथ अटैच्ड हैं, टर्मिनल्स हैं, जिन्हें मैं अब इंटेलिजेंट टर्मिनल कहूंगा। पिछले लेक्चर में भी ये टर्म हमने यूज की थी। तो अब ये क्या हो गया, ये अब डिसेंट्रलाइज आर्किटेक्चर हो गया। डिसेंट्रलाइज आर्किटेक्चर स्प्रेड्स द प्रोसेसिंग पावर थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन एट सेवरल डिफरेंट लोकेशंस। डिसेंट्रलाइज आर्किटेक्चर जो होता है वो डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर डेटा की प्रोसेसिंग को क्या कर देता है, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। दिस इज टिपिकली ऑफ मॉडर्न वर्क प्लेस। आजकल इसी आर्किटेक्चर के ऊपर जो है वो काम हो रहा है। आजकल ज्यादातर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो इसी आर्किटेक्चर को फॉलो कर रही हैं। ठीक है जी, ये तो मैंने अभी आपको थोड़ा सा मतलब 70s से आगे मैंने कहा इस तरह होना शुरू हो गया कि माइक्रो कंप्यूटर। अब जो नई कंपनियां आजकल बन रही हैं वो कहती हैं हमने नहीं मेन फ्रेम कंप्यूटर लेना, वो एक पावरफुल माइक्रो कंप्यूटर, मैंने यहां पे वर्ड सिर्फ लिख दिया पावरफुल माइक्रो, वो पावरफुल माइक्रो कंप्यूटर को मेन कंप्यूटर बना देती हैं और बाकी नॉर्मल किस्म के माइक्रो कंप्यूटर सारे इसके साथ क्या कर देती हैं, अटैच कर देती हैं। ये भी डिसेंट्रलाइज ही है। ये सारे अपने अपने डेटा को भी प्रोसेस करते हैं और कुछ डेटा इससे भी प्रोसेस करवा लेते हैं। ये मेन फ्रेम नहीं है लेकिन ये पावरफुल माइक्रो कंप्यूटर है। तो ये आर्किटेक्चर भी अब कौन सा है, डिसेंट्रलाइज, और ये भी डिसेंट्रलाइज है। यहां भी कुछ प्रोसेस ये कर रहा है और कुछ ये प्रोसेस कर रहे हैं। तो इस तरह से डिसेंट्रलाइज आर्किटेक्चर के अंदर क्या होता है कि प्रोसेसिंग को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है अमंग द टर्मिनल्स। कि अभी भी मेन फ्रेम या सेंट्रल कंप्यूटर हो सकता है, अभी भी कोई हो सकता है, लेकिन तमाम की तमाम प्रोसेसिंग अब सेंट्रल कंप्यूटर के ऊपर। ये देखें इधर, इन्वॉल्व ऑल डिसीजंस एंड प्रोसेसिंग बीइंग परफॉर्म्ड ऑन अ सिंगल सेंट्रल कंप्यूटर। लेकिन अब ये जो ऑल वाली बात है वो खत्म हो गई। अब तमाम प्रोसेसिंग सेंट्रल कंप्यूटर पे नहीं होगी। ठीक है जी, डिसेंट्रलाइज आर्किटेक्चर में भी सेंट्रल कंप्यूटर हो सकता है, ज़हन में रखना है, लेकिन तमाम के तमाम डेटा को प्रोसेस करने की जिम्मेदारी उसकी नहीं होगी। ठीक है जी, कुछ प्रोसेसिंग वो सेंट्रल कंप्यूटिंग करेगा। हाँ, अब ये कह सकते हैं कि बाकी से थोड़ा सा आम जितने भी कंप्यूटर्स हैं उन सब से थोड़ी सी ज्यादा प्रोसेसिंग सेंट्रल कंप्यूटर करेगा, क्योंकि वो मोर पावरफुल है, उसको सबको सर्विसेज कुछ थोड़ी बहुत देनी है। लेकिन अब सारे के सारे कंप्यूटर खुद से भी अपने डेटा को प्रोसेस कर सकेंगे। इस तरह के आर्किटेक्चर को हम क्या कहते हैं, डिसेंट्रलाइज आर्किटेक्चर भी इसे कह देते हैं और इसे डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर भी कह दिया जाता है। कई बुक्स के अंदर ये वर्ड भी लिखा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर।
कई बुक्स में लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। तो इस तरह से ये आप जो है सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज आर्किटेक्चर में आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। उसके बाद अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, पहले थोड़ा सा हम समझ लेते हैं नेटवर्क और फिर उसकी टाइप्स को देखेंगे। पहले नेटवर्क को समझना एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, मैं आपको अपने तरीके से समझाऊंगा। अच्छा जी, कंप्यूटर के पास ना 3 किस्म के रिसोर्सेज होते हैं। हर कंप्यूटर में हार्डवेयर भी होगा, हर कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर भी होगा, ये तो आपको पता है। लेकिन कंप्यूटर में इन दोनों से भी अहम एक चीज होती है। क्या चीज हो सकती? सबसे अहम कंप्यूटर के अंदर जो चीज होती है वो होता है डेटा। तो कंप्यूटर के पास 3 किस्म के रिसोर्सेज होते हैं, हार्डवेयर रिसोर्सेज, सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज, डेटा रिसोर्सेज। 2 कंप्यूटर्स हैं, अलग-अलग हैं, दोनों के पास हार्डवेयर भी है, सॉफ्टवेयर भी है, डेटा भी है। अगर दोनों कंप्यूटर्स आपस में डेटा को शेयर करना चाहते हैं, या हार्डवेयर को शेयर करना चाहते हैं, या सॉफ्टवेयर को शेयर करना चाहते हैं, या सारी चीजों को शेयर करना चाहते हैं, इफ दे वांट टू शेयर देयर रिसोर्सेज, दीज आर द रिसोर्सेज, तो फिर हम उन दोनों को क्या कर लेते हैं, उन दोनों कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर देते हैं। ये कंप्यूटर है, इसमें भी कुछ रिसोर्सेज हैं, इसमें भी कुछ रिसोर्सेज हैं, हमने इनको लिंक कर दिया सो दैट दे कैन शेयर देयर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डेटा। ये फिर क्या बन जाएगा, इसे हम कहेंगे कंप्यूटर नेटवर्क। लो जी, कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है जी। तो हम कह सकते हैं 2 or more computers connected with each other and sharing each other's resources are known as a computer network। 2 या 2 से ज्यादा कंप्यूटर्स हों, वो एक दूसरे से कनेक्टेड भी हों और वो एक दूसरे के रिसोर्सेज को शेयर भी कर रहे हों, तो हम उन्हें कहेंगे ये क्या है, ये एक कंप्यूटर नेटवर्क है। ठीक है जी, क्लियर है? अच्छा, अब नेटवर्क की टाइप्स क्या हैं? अब हमारा, मैं इसलिए मैंने कहा पहले मैं ये तो बता दूं कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, जिनकी हम टाइप्स पढ़ रहे हैं। टिपिकल टाइप्स ऑफ नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन, यानी उन नेटवर्क की कॉन्फ़िगरेशन के एतबार से कितनी टाइप्स हैं। तो यहां पे 4 टाइप्स बताई हुई हैं, लैन, वैन, डब्ल्यू लैन और सैन। ठीक है जी। अच्छा, लैन कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क को, पॉइंट्स नोट करते जाने। लैन कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क को, बस याद रखना है। लोकल एरिया नेटवर्क होता है किसी एक बिजनेस कंपनी का नेटवर्क, किसी एक कॉलेज का नेटवर्क, किसी एक यूनिवर्सिटी का नेटवर्क, किसी एक बिजनेस कंपनी का, स्मॉल स्केल हो, ठीक है जी, लार्ज स्केल हो, जो भी बिजनेस कंपनी का नेटवर्क जो आमतौर पर एक लोकेलिटी में पाया जाता है, एक बिल्डिंग में पाया जाता है, उसे हम कह देते हैं कि जी ये लोकल एरिया नेटवर्क है। ठीक है। अच्छा, वाइड एरिया नेटवर्क क्या है? बस आपने याद रखना है, बहुत सारे लोकल एरिया नेटवर्क्स को मिला के एक बड़ा नेटवर्क बना दिया जाए। बहुत सारे लोकल एरिया नेटवर्क्स को कनेक्ट करके एक बड़ा नेटवर्क बना दिया जाए, तो उसे कह देंगे वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है। इसका मतलब है बहुत सारी कंपनीज मिलके एक नेटवर्क बना लिया। मतलब लोकल एरिया नेटवर्क की मिसाल हो सकती है हमारे टिप्स कॉलेज की लैब का, या टिप्स कॉलेज का कंप्यूटर नेटवर्क। उसमें लैब में कोई हमारे पास 80 कंप्यूटर्स पड़े हुए हैं एक लैब में, ठीक है जी, एक में मतलब 30-40 और पड़े हुए हैं, और मतलब हमारे मुख्तलिफ ऑफिसेज में एक एक दो दो कंप्यूटर्स पड़े हुए हैं। तो इन सारों को अगर कनेक्ट कर दें तो 100-150 कंप्यूटर्स का ये जो नेटवर्क होगा, दैट विल बी अ लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है जी। और वाइड एरिया नेटवर्क क्या हो सकता है? इंटरनेट कैन बी अ वाइड एरिया नेटवर्क। इंटरनेट के अंदर देखें ना, पाकिस्तान में हजारों कंपनीज हैं, उनके नेटवर्क शामिल हैं। इवन आप अपने घर में भी 2-3 कंप्यूटर हैं,
उनको भी इंटरनेट से कनेक्ट कर देते हैं, तो घर का भी एक छोटा पर्सनल एरिया नेटवर्क, उसे वैसे कहते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। ऐसा नेटवर्क जो हमने अपने 2-3 कंप्यूटर्स का नेटवर्क बना के, तो उसे पर्सनल एरिया नेटवर्क भी कह सकते हैं। तो उसको भी हमने इंटरनेट से कनेक्ट कर दिया। तो इंटरनेट में इस तरह दुनिया के लाखों करोड़ों नेटवर्क्स जो हैं वो इकट्ठे हो गए। तो ऐसे नेटवर्क को कहेंगे वाइड एरिया नेटवर्क। अच्छा, WLAN क्या होता है? वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। ऐसा लोकल एरिया नेटवर्क जहां पे कंप्यूटर्स जो आपस में कनेक्टेड हैं वो वायर्स के जरिए से कनेक्ट ना हो। बस ये है लोकल एरिया नेटवर्क ही। WLAN जो है वो लोकल एरिया नेटवर्क ही है, लेकिन इसके जो कंप्यूटर्स हैं वो आपस में वायर्स के जरिए से कनेक्टेड ना हो, बल्कि वायरलेसली कनेक्टेड हो। दे कैन बी आइदर कनेक्टेड थ्रू वाईफाई, दे कैन बी आइदर कनेक्टेड थ्रू ब्लूटूथ, या कोई भी ऐसी वायरलेस टेक्नोलॉजी के जरिए से अगर आपस में कनेक्टेड हो तो उसे हम कह देंगे WLAN या वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है जी। अच्छा, लास्ट वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मतलब उसको समझने में थोड़ी जरा एफर्ट करनी पड़ेगी। स्टोरेज एरिया नेटवर्क। अच्छा, ऐसा नेटवर्क जिसके कंप्यूटर्स का काम ही ये हो कि बस डेटा ही स्टोर करते जाना है, डेटा ही स्टोर करते जाना है। मतलब गूगल गूगल एक दुनिया का बहुत बड़ा सर्च इंजन है, एंड दे हैव हंड्रेड्स ऑफ कंप्यूटर्स, और उनके पास हजारों की तादाद में कंप्यूटर हैं, और जिनके अंदर डेटा उनका स्टोर है। वो क्योंकि एक कंप्यूटर में स्टोर ही नहीं हो सकता उनके पास इतना डेटा, वो तो इवन इस चीज का भी हिसाब रखते हैं अपने पास कि आज कौन से वर्ड पे ज्यादा लोगों ने सर्च की। मतलब एक तो ये है ना कि हमें सर्च के रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं गूगल वाले। मतलब हम कोई वर्ड लिखते हैं, उससे रिलेटेड उनके पास डेटा पड़ा हुआ है कि कौन कौन सी वेबसाइट है जो इस टॉपिक के ऊपर है, तो वो हमें दिखा देते हैं। इसके साथ साथ वो ये भी रिकॉर्ड करते हैं, स्टोर करते हैं कि किस रीजन से लोग क्या वर्ड लिखकर सर्च कर रहे हैं, हम लोग क्या लिखकर सर्च कर रहे हैं, कौन सा लफ्ज ज्यादा सर्च हो रहा है इस वक्त दुनिया में, तो किस चीज के ऊपर ट्रेंडिंग क्या चीज है। तो ये सारी चीजें जो है इसके बारे में वो क्या करते रहते हैं, वो अपने पास डेटा रिकॉर्ड करते रहते हैं। तो रिकॉर्ड करने के लिए भाई एक कंप्यूटर तो इनफ नहीं होगा, या एक ही कंप्यूटर में जहां पे हमारी रिक्वेस्ट जा रही है तो उसके अंदर की हार्ड डिस्क जो उसमें है वो इनफ नहीं होगी। बल्कि उन्होंने बहुत सारे कंप्यूटर रखे ही इसलिए हुए हैं कि बस इनमें डेटा स्टोर करते जाना है। और कुछ कंप्यूटर्स का काम है जो हम लोग जो उससे रिक्वेस्ट पूछ रहे हैं हमारी रिक्वेस्ट को प्रोसेस करना। ठीक है जी। और कई दफा हमें मैसेज भी आता है, याद सोचें जरा, डू यू मीन दिस। हम कोई गलत स्पेल लिख देना, कोई सर्च कर रहे हो या जो सर्च कर रहे हो उससे रिलेटेड अगर उसके पास कुछ ज्यादा डेटा नहीं है गूगल के पास, तो वो हमें कहता है कहीं आप ये तो नहीं सर्च करना चाहते, डू यू मीन दिस। तो वहां कंप्यूटर्स हैं जो कि प्रोसेस कर रहे होते हैं। लेकिन कुछ कंप्यूटर्स का काम है सिर्फ डेटा को स्टोर करना। तो बस आप ये समझ लें गूगल के वो कंप्यूटर जिनके पास बस हमारा डेटा जाके स्टोर होता जा रहा है, उन कंप्यूटर्स का भी एक नेटवर्क है। जिन कंप्यूटर्स का काम ही सिर्फ डेटा को स्टोर करना है, उन कंप्यूटर्स के नेटवर्क को क्या कहेंगे, जो कि डेटा स्टोरेज के लिए ही रखे गए हैं, उन्हें उन कंप्यूटर के नेटवर्क को हम कहेंगे स्टोरेज एरिया नेटवर्क या सैन। स्टोरेज एरिया नेटवर्क और सैन। क्लियर है जी। आगे चलें। उसके बाद है जी टपोलॉजीज। ये बस थोड़े से काफी सारे टॉपिक्स जो है ना इसमें कवर किए गए हैं। टपोलॉजीज अब मैं बताता हूं कि टपोलॉजीज क्या है। अच्छा, थोड़ा सा जरा देखें, जब आप क्लास के अंदर आके, मतलब अभी तो हमारी ऑनलाइन ही क्लासेस चल रही हैं, तो नॉर्मली जब हम क्लासेस के अंदर आप स्टूडेंट्स आके बैठते हैं तो स्टूडेंट्स को क्लास में बैठने के लिए मुख्तलिफ किस्म की अरेंजमेंट्स होती हैं। मतलब कभी कभी मतलब इस तरह से स्टूडेंट्स बैठे होते हैं, ऐसे रो वाइज, इस तरह रो वाइज, यहां पे इधर ऐसे ऐसे रो में ना क्लोज क्लोज बैठे होते हैं। ठीक है जी। पहली रो, फिर दूसरी रो, उसमें क्लोज क्लोज बैठ गए, फिर तीसरी रो। लेकिन जब पेपर होते हैं तो पेपर में जरा कॉलम वाइज ऐसे ऐसे कॉलम बनाए जाते हैं। मतलब मुख्तलिफ एक तरीके होते हैं अरेंजमेंट के स्टूडेंट्स को बिठाने के। अच्छा, अब यही स्टूडेंट, इनको कोई मीटिंग में बुलाया जाता है कि जी मीटिंग है जी,
स्टूडेंट्स की मीटिंग है, स्टूडेंट अफेयर्स से रिलेटेड, तो अब मीटिंग में यही हो सकता है बहुत बड़ा एक टेबल सा हो, उसके इर्द गिर्द ये सारे बच्चे ऐसे स्टूडेंट बैठे हों। तो इसका मतलब है एक क्लास के ही स्टूडेंट्स को अरेंज करने के बहुत सारे वेज हो सकते हैं। देयर कैन बी मेनी वेज ऑफ अरेंजिंग द सिटिंग ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास। ठीक है जी। और भी कई इवेंट्स वगैरह होते हैं, वहां पे भी अरेंजमेंट के डिफरेंट डिफरेंट वेज होते हैं। लेकिन इसी तरह कंप्यूटर के जो नेटवर्क्स होते हैं, नेटवर्क्स के अंदर भी कंप्यूटर्स को अरेंज करने के बहुत सारे वेज होते हैं। मिसाल के तौर पर कभी कभी तो ऐसा होता है कि ये एक रूम है, ये एक रूम है, एक मिनट, एक मिनट। अच्छा जी। मिसाल के तौर पर ये एक रूम है और रूम के अंदर काफी सारे टेबल्स लगे हुए हैं। तो हम एक वायर इस तरह से बिछा लेते हैं, इधर देखिएगा, एक ही वायर है। और इस वायर के साथ यहां पे एक कंप्यूटर कनेक्ट कर दिया, एक इधर कनेक्ट कर दिया, एक यहां कनेक्ट कर दिया। ये जैसे घरों में वो केबल टेलीविजन की वायर नहीं होती, वो घरों के करीब से गुजार देते हैं, और जिसने कोई कनेक्शन लेना हो केबल का, वो केबल की वायर उनको दे देते हैं, तो उस घर में वो केबल से कनेक्ट कर देते हैं। तो यहां कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर दिया गया। तो इस तरह से अगर कंप्यूटर्स को अरेंज करके कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया जाए तो इसे कहेंगे बस टोपोलॉजी। बस ये जो टोपोलॉजी होती है, ये क्या है? अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क, कि कैसे कैसे कंप्यूटर्स को नेटवर्क के अंदर अरेंज करना। अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क इज नोन एज टोपोलॉजी, उसे हम कहेंगे टोपोलॉजी। तो ये है बस टोपोलॉजी। और अगर इसी रूम में ऐसा कर लिया जाए कि यहां एक सेंट्रल डिवाइस लगा दी जाए, एक इस कंप्यूटर तक वायर पहुंचा दी जाए, एक इस तक पहुंचा दी जाए, इसमें वायर जरा ज्यादा लगेगी, एक इधर लगा दी जाए और एक ऐसे करके, ये सेंट्रल डिवाइस है, इसे हब कह देते हैं। या आजकल स्विचेस यूज हो रहे हैं, स्विच, हब या स्विच लगा देते हैं, तो ये भी एक तरीका है। लेकिन इसे कहेंगे स्टार टोपोलॉजी, यानी ये अरेंजमेंट का जरा डिफरेंट तरीका है, ये बस टोपोलॉजी है, और ये जरा डिफरेंट तरीका है, इसे कहेंगे स्टार टोपोलॉजी। ठीक है जी। और उसके बाद फिर है रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में क्या है? इस कंप्यूटर को इससे कनेक्ट कर दिया गया, यानी फर्स्ट इज कनेक्टेड टू द नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज कनेक्टेड टू द फर्स्ट। तो इस तरह से अगर कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया जाए तो इसको कह देंगे रिंग टोपोलॉजी। चलो जी, अब आगे चलते हैं। ये मतलब काफी सारा हमारा टाइम इस पे लग गया, अभी बहुत सारी चीजें हमने और पढ़नी है आज। ठीक है जी, ये पता चल गया जी। मुख्तलिफ टोपोलॉजीज हैं, स्टार है, रिंग है, बस नेटवर्क है, ट्री है। ट्री टोपोलॉजी भी होती है। उसमें ट्री टोपोलॉजी ये है कि मतलब समझे एक रूम में ये, एक और रूम है, वहां पे भी 4-5 हमने इसी तरह वो सेंट्रल डिवाइस लगा के कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया हुआ है। और एक और रूम है ये वाला, यहां भी हमने 4-5 कंप्यूटर्स को कनेक्ट करके और सेंट्रल डिवाइस लगा के कनेक्ट किया हुआ है। अब क्यों ना इनको भी आपस में एक बस की तरह एक वायर लगाई और उसके जरिए से इन सबको भी आपस में क्या कर दिया? कनेक्ट कर दिया। तो इसे कह देंगे ट्री। जैसे ये एक वो स्टेम है, तना है दरख्त का, ये वाला, ये जो सेंट्रल वायर है, और इसके साथ ये बहुत सारे रूम्स में नेटवर्क्स हैं, उनको आपस में कनेक्ट कर दिया गया। तो ये जरा इस टाइप के नेटवर्क को क्या कह देते हैं? ट्री नेटवर्क।
या ट्री टोपोलॉजी। चलो जी आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग। अच्छा, क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग क्या है? पहले मैं आपको यहां पे एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, स्टैंड अलोन कंप्यूटिंग। इफ यू हैव अ कंप्यूटर, आपके पास कंप्यूटर है और आप उस कंप्यूटर के ऊपर डेटा को प्रोसेस कर रहे हैं, कंप्यूटर में डेटा एंटर कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है जी, लेकिन आपका कंप्यूटर किसी से कनेक्टेड नहीं है, not connected with any computer, any server, any mainframe. Your computer is not connected with any other computer. और आप अपने कंप्यूटर पे डेटा को प्रोसेस कर रहे हैं। ये जो कंप्यूटिंग आप कर रहे हैं, ये जो डेटा प्रोसेसिंग कर रहे हैं, इसे कहेंगे स्टैंड अलोन कंप्यूटिंग। क्या कहेंगे? स्टैंड अलोन कंप्यूटिंग। ठीक है जी। अपने अपने डेटा को अगर कोई कंप्यूटर खुद ही प्रोसेस कर रहा हो और किसी के साथ शेयरिंग ना कर रहा हो, किसी के साथ किसी और कंप्यूटर से डेटा प्रोसेसिंग नहीं करवा रहा, तो हम इसे कहेंगे स्टैंड अलोन कंप्यूटिंग। ठीक है। अब आते हैं क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग के ऊपर। और अगर कोई ऐसा एनवायरनमेंट हो जहां पे काफी सारे कंप्यूटर किसी एक मेन सर्वर के साथ कनेक्टेड हो और वो सर्वर कंप्यूटर बाकी कंप्यूटर्स को सर्विसेज दे रहा हो और क्लाइंट कंप्यूटर वो सर्विसेज ले रहे हो, अपना अपना काम खुद भी कर रहे हो और सर्विसेज ले भी रहे हो, इस एनवायरनमेंट को कहेंगे क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग। यानी जहां पे, बस मैं और सिंपल वर्डिंग में, जहां कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट होकर डेटा प्रोसेसिंग कर रहे हो, उसे कहेंगे क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग। लेकिन एक शर्त है कि उसमें कम से कम एक कंप्यूटर ऐसा होना चाहिए, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, कम से कम एक कंप्यूटर ऐसा होना चाहिए जो जरा, जिसके पास थोड़ी सी अथॉरिटी ज्यादा हो, दैट विल बी नोन एज अ सर्वर, और बाकी क्लाइंट होंगे। अच्छा, एक से ज्यादा सर्वर भी हो सकते हैं, लेकिन यूजुअली क्या होता है कि क्लाइंट्स हमेशा सर्वर से ज्यादा होते हैं। मतलब एक एनवायरनमेंट है, वहां एक सर्वर है और 4 क्लाइंट्स हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि 2 सर्वर्स हैं और 18 क्लाइंट्स हैं। तो इस तरह से होता है। ठीक है जी। अच्छा, अब समझ लेते हैं कि सर्वर और क्लाइंट में क्या फर्क है। सर्वर इज अ मशीन दैट इज डेडिकेटेड टू प्रोवाइडिंग पर्टिकुलर फंक्शन और सर्विस। सर्वर वो कंप्यूटर है जो सर्विसेज देता है, मतलब डेटा स्टोर करने की सर्विस हो सकती है रिक्वेस्टेड बाय अ क्लाइंट, और जो वो सर्विस ले रहा होता है उसे कहते हैं क्लाइंट। मैं एक मिसाल दे देता हूं। मैं एक मिसाल के तौर पर, मैं एक कंपनी में काम कर रहा हूं और मेरे कंप्यूटर के साथ प्रिंटर अटैच्ड है, और मेरे कंप्यूटर के साथ मेरे जो सबॉर्डिनेट हैं 7-8, उनके भी कंप्यूटर कनेक्टेड है, उनके पास प्रिंटर नहीं है। अच्छा, अब उन्होंने जब भी प्रिंटर लेना होता है तो वो मुझे कहते हैं, सर वो मैंने एक प्रिंट लेना था, मैं कमांड भेज दूं? तो मैं कहता हूं हाँ भेज दो भाई। तो वो अपने कंप्यूटर से कमांड भेजता है, उसका कंप्यूटर हुआ क्लाइंट कंप्यूटर और मेरा कंप्यूटर हुआ सर्वर कंप्यूटर। उसकी रिक्वेस्ट आती मेरे कंप्यूटर तक, मेरा कंप्यूटर उसको, क्योंकि मेरे कंप्यूटर के साथ प्रिंटर अटैच है, मेरा कंप्यूटर उसको प्रिंट करके मतलब कमांड उसके कंप्यूटर से आई है और डेटा मेरा कंप्यूटर प्रिंट कर रहा है, प्रिंटर से प्रिंट कर रहा है, और वो प्रिंट हो जाता है, वो मेरे पास आता है, सर वो प्रिंट आया है, वो जरा मुझे दे दें। मैं उसे वो जो फाइल प्रिंट हुई है वो उसके पेजेस दे देता हूँ। तो यहाँ पे ये असल में क्या थी, क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग। और उसका कंप्यूटर था क्लाइंट, क्योंकि वो सर्विसेज ले रहा था, मेरा कंप्यूटर था सर्वर, और मेरा कंप्यूटर उसको प्रिंटिंग की सर्विसेज दे रहा था। ठीक है जी, क्लियर है? ऐसे एनवायरनमेंट को कहते हैं क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग। अच्छा, जो प्रिंटर प्रिंटिंग की सर्विसेज दे रहा है, जो सर्वर, उसे कहेंगे प्रिंट सर्वर। और अगर वो कहता है कि सर जी मेरे कंप्यूटर के अंदर ना स्टोरेज की बहुत बहुत कम है, तो क्यों ना मैं आपके कंप्यूटर पे थोड़ी से अपनी फाइल्स रख लूं। तो मैं कहता हूं रख लो, कोई मसला नहीं, मेरे पास तो बड़ी स्पेस है स्टोरेज की। तो अब मेरा कंप्यूटर एज एज अ फाइल सर्वर काम करेगा, क्योंकि मैं उसे फाइलें सेव करने की सहूलत दे रहा हूं। अगर वो मेरे कंप्यूटर के जरिए से, जो जितने भी सबॉर्डिनेट है मेरे, वो आपस में मेरे कंप्यूटर के थ्रू मैसेजिंग कर रहे हैं, डेटा
वगैरह शेयर करते हैं, मैसेजेस वगैरह करते हैं, तो तब मेरे कंप्यूटर को कहेंगे नेटवर्क सर्वर। एक ही कंप्यूटर बैक वक्त प्रिंट सर्वर भी हो सकता है, नेटवर्क सर्वर भी हो सकता है, और जो है फाइल सर्वर भी हो सकता है। ठीक है जी। इट डिपेंड्स ऑन द सर्विसेज इट गिव्स टू अदर कंप्यूटर। ये डिपेंड करता है कि ये दूसरे कंप्यूटर्स को क्या क्या सर्विसेज दे रहा है। ले जी, अगला टॉपिक है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस चैप्टर। इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में। तो वैसे तो सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, कोई भी टॉपिक आपने छोड़ना नहीं है। यहाँ पे कोई सिलेक्टिव स्टडी नहीं है। अब सीए के अंदर वो इंटरमीडिएट की तरह नहीं है कि ये चैप्टर स्किप कर दें, इसमें से चॉइस भी आएगी, तो यहाँ से ये कर लेंगे क्वेश्चन, ये नहीं करेंगे, ये छोड़ देंगे चॉइस में। तो यहाँ पे अब आपने सिलेक्टिव स्टडी नहीं करनी, आपने सारे के सारे टॉपिक प्रिपेयर करने हैं। ठीक है जी। लेकिन ये उस इंपॉर्टेंट में से भी आप ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि अक्सर पेपर में मैंने देखा है कि हर दफा ही पेपर में कोई ना कोई क्वेश्चन सीपीयू से रिलेटेड जरूर होता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के हार्डवेयर में से सबसे जो इंपॉर्टेंट हार्डवेयर है वो कौन सा है? वो सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और इसके नाम से ही पता चल रहा है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये इसलिए भी है कि कंप्यूटर का बुनियादी काम ही डेटा को प्रोसेस करना है। क्योंकि कंप्यूटर का बुनियादी काम ही, बेसिक काम ही डेटा को प्रोसेस करना है, तो फिर जाहिर सी बात है डेट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ही है जो डेटा को प्रोसेस करता है। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। क्यों जी? चलो अब देखते हैं द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। लो जी, पहला पॉइंट तो ये कि ये कंप्यूटर का ब्रेन है। कंप्यूटर के अंदर असल में डेटा को प्रोसेस ये करता है। ठीक है जी। इज द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, समटाइम रेफर टू एज माइक्रो प्रोसेसर। इसका दूसरा नाम क्या है? इसको अक्सर माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। हमारे मतलब आप यहाँ पे शॉप पे जाएं, सीपीयू खरीदना है तो आपको सीपीयू को नहीं बोलना पड़ेगा। वो मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि सीपीयू वो बॉक्स को कह देते हैं, सिस्टम बॉक्स को, बल्कि आपको सीपीयू नहीं कहना पड़ेगा, आपको कहना पड़ेगा प्रोसेसर। तो आम जो कॉमन वर्ड इसके लिए बोला जाता है सीपीयू के लिए, वो प्रोसेसर बोला जाता है। ठीक है जी। दिस पार्ट कंटेन्स ऑल द इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी। असल में ये एक छोटी सी चिप होती है। ये अगर आप मेरी तरफ देखें तो माचिस की डिबिया जितनी, एक बल्कि उससे भी थोड़ा सा छोटी एक चिप होती है, और उस चिप के अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ही होते हैं दैट द कंप्यूटर नीड्स टू मैनिपुलेट डेटा एंड एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन। डेटा को प्रोसेस करने के लिए जो भी ये सर्किट जो होता है ना, ये असल में होता है जो हमारे डेटा को प्रोसेस करता है। द सीपीयू इज वेयर मोस्ट कैलकुलेशन टेक प्लेस। कंप्यूटर के अंदर जो असल में डेटा प्रोसेसिंग हो रही होती है, जो कैलकुलेशन हो रही होती है, जो कंपैरिजन हो रहा होता है, वो सारा कुछ कहाँ पे हो रहा होता है? वो इस जगह पे हो रहा होता है। ठीक है जी, सीपीयू के अंदर। Despite the incredibly vast amount of electronic circuitry contained within the CPU, it is actually physically incredibly small. हालांकि इसके अंदर बहुत ज्यादा सर्किट्स होते हैं, एक ही सीपीयू के अंदर बहुत ज्यादा वास्ट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी, लेकिन फिर भी ये एक छोटा सा स्मॉल डिवाइस होती है। वही मिनिएचराइजेशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई किया गया है कि कैपेबिलिटी बढ़ाते जाओ, लेकिन साइज को बल्कि बढ़ाने की बजाय साइज को कम करते जाओ। ठीक है। इंक्रीज द कैपेबिलिटी एंड रिड्यूस द साइज। कंसिडर जस्ट हाउ पावरफुल योर स्मार्टफोन इज। एसेंशियली ए स्मॉल कंप्यूटर। अब हम अपने मोबाइल फोन को ही ले लें तो मोबाइल फोन के अंदर भी सीपीयू होता है, लेकिन वो बहुत स्मॉल, जैसे वो क्वाड कोर, आजकल ऑक्टा कोर प्रोसेसर है जी इसमें, तो वो जो प्रोसेसर है असल में वो सीपीयू ही है। तो मोबाइल फोन वाला तो बहुत ही छोटा सा होता है, जितनी हमारी सिम नहीं होती, तकरीबन सिम से थोड़ा सा जरा बड़ा होता है प्रोसेसर, सीपीयू जितनी सिम होती है इससे थोड़ा सा बड़ा,
होता है। तो देखें और कितना ज्यादा वो काम कर रहा होता है। अच्छा जी, आपको अभी देते हैं टाइम 8 मिनट, आफ्टर 8 मिनट्स आपको क्वेश्चनिंग का टाइम देंगे। अभी जरा मैं चाह रहा हूं कि मैं ये 8 मिनट्स में ये टॉपिक जरा इसको कवर कर लूं, तो फिर आपको देता हूं टाइम। ये हैंड रेज किया था अभी किसी ने, तो मैं आपको टाइम दे रहा हूं आफ्टर 8 मिनट्स। अच्छा जी, अब सीपीयू के अंदर सीपीयू के 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं। सिर्फ 3 ही कंपोनेंट नहीं होते, पहली बात अपने ज़हन में बिठा लें। सीपीयू के अंदर सिर्फ 3 कंपोनेंट नहीं है। सीपीयू डजंट ओनली हैव ओनली 3 कंपोनेंट्स, doesn't only have these 3 components, but CPU also have another components। ठीक है जी, लेकिन these 3 are the major components of CPU। ठीक है जी, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एंड रजिस्टर। पहले हम इन तीनों को देखते हैं और मैं आपको इन तीनों के बारे में डिटेल्स बताता हूं अभी। सबसे पहले देखते हैं कंट्रोल यूनिट। अच्छा, कंट्रोल यूनिट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सीपीयू। आपने ये समझना है, देखो कंप्यूटर का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कौन सा है? सीपीयू। और सीपीयू का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कंट्रोल यूनिट। हालांकि कंट्रोल यूनिट डेटा को खुद नहीं प्रोसेस करता, लेकिन ये इतना इंटेलिजेंट है, ये डिसाइड करता है कि किस सिचुएशन में कंप्यूटर को क्या काम करना है। देखिए, ब्रेन जो हमारा है, हम जो भी फिजिकल एफर्ट कर रहे होते हैं वो ब्रेन नहीं कर रहा, लेकिन ब्रेन जो है बादशाह है जिस्म का। ठीक है जी, तो बहरहाल थोड़ी सी कंट्रोवर्सी भी है। कुछ कहते हैं नहीं जी, ब्रेन नहीं डिसाइड करता, वो हमारा हार्ट डिसाइड करता है। तो बहरहाल इस पे ये तो एक कंट्रोवर्सी, बड़ी डिस्कशन हो सकती है, तो ये हमारा इस वक्त कंसर्न नहीं है। तो समझाने की बात एक बता रहा हूं कि हम फिजिकल एफर्ट जो भी कर रहे हैं, हमें इंस्ट्रक्ट हमारा ब्रेन कर रहा है। इसी तरह कंप्यूटर के अंदर भी कंट्रोल यूनिट जो है ना, वो डिसाइड करता है कि कंप्यूटर ने क्या काम करना है, हालांकि खुद नहीं काम कर रहा। डेटा को क्या प्रोसेस करना है, डेटा पे कौन सा प्रोसेस करना है, कौन डिसाइड करता है? कंट्रोल यूनिट। और डेटा को प्रोसेस कौन करता है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। बस ये याद रखना है, डेटा की प्रोसेसिंग को कंट्रोल करता है कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल भी करता है, डिसाइड भी करता है, और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट को भी बताता है कि चलो जी अब तुम ये काम करो। ये इट एक्ट्स लाइक अ मैनेजर, ये एक मैनेजर की तरह काम करता है। खुद फिजिकल एफर्ट नहीं कर रहा, एक्चुअल एफर्ट नहीं कर रहा, बल्कि डिसाइड कर रहा है कब क्या करना है, कब नहीं करना। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट असल में डेटा की प्रोसेसिंग करता है, जैसे इसको सीपीयू कहता है ये उसके मुताबिक प्रोसेस कर देता है। प्लस करता है, माइनस करता है, मल्टीप्लाई करता है, डिवाइड करता है, नंबर्स की पावर लेनी है तो पावर लेता है, लेस देन चेक करता है, ग्रेटर देन चेक करता है, इक्वल टू चेक करता है, नॉट इक्वल टू चेक करता है। इस तरह के सारे काम कौन करता है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अभी तक बात जो समझ आई वो ये है। मैं आगे आ जाता हूं। ये देखें, ये सारा यहाँ पे बताया हुआ है। कंट्रोल यूनिट जो है वो क्या करता है? डायरेक्टिंग द फ्लो ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ द डेटा। कंट्रोल यूनिट एक्सर्ट्स इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी। हम कंप्यूटर को जो भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं, ये उनको पहले क्या करता है? पिक करता है, एक्सट्रैक्ट करता है, फिर उनको समझता है, डिकोड करता है। डिकोड करने को आप समझ लें कि उनको समझता है कि उनके अंदर कहा क्या गया है, और फिर उनके मुताबिक काम करवाता है, एग्जीक्यूट। ठीक है जी, खुद नहीं करता, डेटा को खुद नहीं प्रोसेस करता, बल्कि करवाता है काम। और काम कौन करता है? वो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट करता है। वो क्या करता है? ऐड करता है, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, अदर कैलकुलेशन, कंपैरिजन, इस तरह के काम सारे कौन फिर करता है? डेटा को प्रोसेस असल में एएलयू करता है। और प्रोसेस करवाता कौन है? कौन डिसाइड करता है कब कौन सा प्रोसेस करना है? वो कंट्रोल यूनिट करता है। अच्छा, अब प्रोसेस, डेटा को प्रोसेस तो कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट करता है, और डेटा को प्रोसेस करवाता कंट्रोल यूनिट है। लेकिन ये डेटा कहां रखा जाता है, कहां रख के प्रोसेस किया जाता है? तो बस याद रख लें कि सीपीयू के अंदर दीज आर द स्मॉल हाई स्पीड मेमोरी एलिमेंट्स।
ये मेमोरी एलिमेंट्स है। रजिस्टर्स क्या होते हैं? ये स्मॉल स्पेशल मेमोरी लोकेशंस है विद इन द सीपीयू, जो कि मैंने एक मैंने अभी बोला था, हाई स्पीड मेमोरी एलिमेंट्स। इस पूरी लाइन में यही बात बताई है कि स्पेशल मेमोरी लोकेशन है दैट कैन बी एक्सेस्ड एक्सट्रीमली फास्ट। तो बस आप याद रखें कि ये हाई स्पीड मेमोरी एलिमेंट्स है, यानी इनमें तेजी से डाटा रखा जाता है, लाके प्रोसेस किया जाता है, फिर वापस कर दिया जाता है, फिर और डाटा आ जाता है, फिर प्रोसेस किया जाता है और फिर भेज दिया। प्रोसेस रजिस्टर नहीं करता, प्रोसेस ये करता है। और रखा कहां जाता है डाटा? लाके रजिस्टर्स के अंदर। दीज आर यूज टू स्टोर द डेटा। लेकिन जब डेटा आता है इसके पास, तो डेटा के ऊपर क्या प्रोसेस करना है, वो इंस्ट्रक्शंस भी। तो डेटा इज टू बी एग्जीक्यूटेड नेक्स्ट बाय कंट्रोल यूनिट। जो भी डेटा कंप्यूटर ने प्रोसेस करना होता है, वो डेटा सीपीयू के अंदर जाके कहां रखा जाता है? वो रजिस्टर्स में रखा जाता है। ठीक है जी। और डेटा के साथ साथ इंस्ट्रक्शंस भी होती हैं। मैं एक मिसाल दे देता हूं सिंपल, कि एक मैथ्स का क्वेश्चन है, सर कह रहे हैं कि 10 को 5 में प्लस करो। तो ये 5 और 10 जो है ये डेटा है, और ये प्लस जो है ये क्या है? इंस्ट्रक्शन के। इस डेटा पे करना क्या है? इस पे इसको प्लस करना है। ये प्लस इंस्ट्रक्शन है और 5 और 10 जो है वो डेटा है। तो डेटा और इंस्ट्रक्शंस सीपीयू के अंदर कहां लाके रखी जाती हैं? सीपीयू के अंदर जो रजिस्टर्स होते हैं, रजिस्टर्स के अंदर दीज आर द मेमोरी लोकेशंस, एंड दीज आर वेरी हाई स्पीड मेमोरी लोकेशंस विद इन द सीपीयू विच आर यूज्ड टू होल्ड द डेटा दैट इज टू बी प्रोसेस्ड। कौन सा डेटा? इसमें डेटा सारा नहीं रखा जाता, बहुत थोड़े से, और ये स्मॉल मेमोरी एलिमेंट्स होते हैं, और इनमें बहुत थोड़ा सा डेटा रखा जा सकता है। कौन सा? जिसके ऊपर अभी अभी क्या करना है? प्रोसेस करना है। ठीक है जी, ये पता चल गया। चलो जी, बेसिक कंपोनेंट्स हमें पता चल गए सीपीयू के। अच्छा, अब एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ये बताना चाह रहा हूं, मल्टी प्रोसेसिंग और मल्टी कोर प्रोसेसिंग में अभी आपको मैंने फर्क बताना है। अच्छा, मल्टी प्रोसेसिंग क्या है? कंप्यूटर साइंटिस्ट ने सोचा कंप्यूटर्स को कैसे पावरफुल बनाया जाए। कंप्यूटर में एक सीपीयू लगा हुआ है। कंप्यूटर साइंटिस्ट ने सोचा क्यों ना यार एक कंप्यूटर के अंदर 2 सीपीयू लगा दिए जाएं, 4 लगा दिए जाएं, 6 लगा दिए जाएं, 10 लगा दिए जाएं। तो कंप्यूटर के अंदर अगर एक से ज्यादा सीपीयू लगा दें और वो सारे के सारे सीपीयू बैक वक्त काम कर रहे हो, तो दैट इज नोन एज मल्टी प्रोसेसिंग। ये बात याद रखनी है। कंप्यूटर के अंदर बैक वक्त अगर एक से ज्यादा सीपीयू डेटा को प्रोसेस कर रहे हैं, एक से ज्यादा सीपीयू, फिजिकली एक से ज्यादा, मतलब हमने 2-3 चिप्स लगा दी कंप्यूटर के अंदर, एक ही कंप्यूटर है उसके अंदर 2 प्रोसेसर लगा दिए, 4 लगा दिए, तो दिस इज एक्चुअली कॉल्ड मल्टी प्रोसेसिंग। लेकिन आजकल एक नया कॉन्सेप्ट आ गया, कंप्यूटर साइंटिस्ट ने कहा कहां लोग 2-2 प्रोसेसर लेके खरीदेंगे या लगाएंगे। ठीक है जी, 4-4 कैसे लगाएंगे? ये नहीं, ये इतना फिजिबल नहीं है, और आम बंदे के लिए तो ये बड़ा एक मुश्किल सी चीज है। कंप्यूटर साइंटिस्ट ने कहा क्यों ना ऐसा किया जाए कि फिजिकली एक ही प्रोसेसर हो, हम मार्केट में बेचें भी एक, लेकिन उस एक के अंदर 2 सीपीयूज हो। फिजिकली एक ही, जाहिरी तौर पर एक ही नजर आ रहा हो, लेकिन उसके अंदर 2 हो। सम माइक्रो प्रोसेसर कैन कंटेन मल्टीपल सीपीयू इन अ सिंगल चिप। ये देखें, एक ही चिप के अंदर मल्टीपल सीपीयू। तो ये जो आजकल ऑक्टा कोर और क्वाड कोर का ये जो वर्ड आप सुन रहे हैं, असल में वो यही बात है। तो ऐसे प्रोसेसर्स को कहते हैं जी मल्टी कोर प्रोसेसर, जो फिजिकली जाहिरी तौर पर आपको एक नजर आ रहे होते हैं, लेकिन उसके अंदर एक से ज्यादा सीपीयूज होते हैं। क्वाड कोर का मतलब है कि इसके अंदर 4 सीपीयू, आप खरीद एक रहे हैं लेकिन इसके अंदर 4 है। आप खरीद एक रहे हैं डुअल कोर, लेकिन इसमें 2 हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है, एग विद 2 योक्स, सुना होगा कभी नाम, एक अंडे में 2 वो योक्स, जर्दी जो होती है उसके। तो एक है, जाहिरी तौर पर तो एक एग है, लेकिन उसके अंदर योक्स 2 हैं। तो मल्टी कोर प्रोसेसर भी बिल्कुल ऐसे ही है कि फिजिकली वो एक प्रोसेसर है, लेकिन इट कंटेन मल्टीपल सीपीयू इन अ सिंगल चिप, उसे कहेंगे मल्टी कोर प्रोसेसर। चलो जी, अभी आज के लिए इतना ही काफी है। अभी वी हैव 7-8 मिनट्स मोर
फॉर क्वेश्चनिंग। अब आप आज काफी सारे हमने चीजें पढ़ी हैं। कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, सिस्टम आर्किटेक्चर्स क्या है, ठीक है जी, और सीपीयू क्या है, सीपीयू के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, नेटवर्क की टाइप्स कौन कौन सी हैं, मल्टी प्रोसेसिंग और मल्टी कोर प्रोसेसर के अंदर क्या फर्क है। जी अब पूछें जी क्वेश्चन। मोहम्मद बिलाल जी। सर ये सीपीयू में इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी क्या चीज? इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी तो बेटा सर्किट की बात है ना, स्मॉल सर्किट, मदरबोर्ड। स्मॉल सर्किट, बस आप कह लें स्मॉल सर्किट को कह देते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी। सर्किट क्या तो होता जैसे है, मदरबोर्ड। सर्किट क्या होता है पहले समझ लें। टू और मोर कंपोनेंट, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट कनेक्टेड विद ईच अदर, उसे कहते हैं कि ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी क्या है, स्मॉल सर्किट, बहुत छोटे छोटे बारीक बारीक सा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है जी, उसे कह देते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी। ठीक है ओके जी। जी और कोई क्वेश्चन पूछें जी, एनी अदर पर्सन। जी मुबीन आप पूछें क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सर सिस्टम आर्किटेक्चर का जो काम है वो ज़रा दोबारा थोड़ा सा बता दें। देखो सिस्टम आर्किटेक्चर बेटा ऐसे है कि जिस तरह कोई किसी घर का आर्किटेक्चर नहीं होता कि घर में हमने कैसे रहना है, हम डिसाइड करते हैं कि जी घर में मतलब इस तरह से इस टाइप का हमने घर बनाना है, इसमें हमने लॉन भी रखना है, इसमें ये भी रखना है अपनी जरूरियात के मुताबिक, ठीक है। तो बिजनेस कंपनी भी उनके पास बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं, डिवाइसेस हैं, वो कहते हैं कि अच्छा आप इसका आर्किटेक्चर क्या रखें, ठीक है जी। जैसे घर में डिसाइड किया जाता है घर के फैसले कौन करेगा, ठीक है जी, घर का काम कौन करेगा, ये वाला काम कौन करेगा, डिसीजंस कौन लेगा, ठीक है जी। हमने अपने घर में से हमारे फादर हैं जी, वो डिसीजन लेते हैं और जो घर के फैमिली मेंबर्स हैं वो उनको फॉलो करते हैं, ठीक है जी। कुछ डिसीजंस वो एक दफा ही सेट कर देते हैं, भाई ये जिम्मेदारी आपकी है, ये आपकी है, ठीक है जी। तो बिल्कुल इसी तरह बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर भी जब कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट किया जाता है, तो वो कंप्यूटर्स जो होते हैं उनको जब कनेक्ट कर दिया जाता है तो उनको भी डिसाइड किया जाता है कि किस तरह से इनसे काम हमने लेना है। क्या हमने इस तरह रखना है कि एक कंप्यूटर के जिम्मे सारी प्रोसेसिंग लगा दें और बाकी सारे उसको डेटा देते जाएं, अगर इस तरह का आर्किटेक्चर हमने फॉलो करना है तो दैट आर्किटेक्चर विल बी सेंट्रलाइज आर्किटेक्चर। अगर हम ये करना चाहते हैं कि एक कंप्यूटर के जिम्मे जरा बाकी सबसे ज्यादा प्रोसेसिंग लगा दी जाए लेकिन बाकी कंप्यूटर भी अपना अपना डेटा प्रोसेस कर सकें, तो इस तरह के आर्किटेक्चर को कहेंगे डिसेंट्रलाइज आर्किटेक्चर, ठीक है जी। अब्दुल रहमान, अब्दुल रहमान अदनान जी आप क्वेश्चन पूछें। वालेकुम अस्सलाम। सर जो मल्टी कोर प्रोसेसर है जी उसके अंदर जो मल्टीपल चिप्स अंदर आ जाती है उनका साइज नहीं बढ़ता फिर? हाँ, अब वो मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था मिनिएचराइजेशन का। अब कंप्यूटर साइंटिस्ट सोच रहे हैं कि चिप का साइज जो फिजिकल है वो वही रखा जाए, वो मतलब जो आज से 10 साल पहले था अब भी वही है, लेकिन वो कह रहे हैं कि जो अंदर चिप्स लगाते हैं ना उनको कोशिश करो, नई नई टेक्नोलॉजीज ढूंढते जाओ, टेक्निक्स ढूंढते जाओ कि उनका साइज कैसे कम किया जा सकता है। तो वो उसके लिए नए नए तरीके इजाद करते जा रहे हैं, नई नई वो मतलब एलिमेंट्स लगाते जा रहे हैं, उसके साइज को कम करते जा रहे हैं। और इस तरह एक ही चिप में कभी मतलब ये कभी हम डुअल कोर सुनते थे कि एक चिप में 2 प्रोसेसर होंगे, फिर आ गया जी क्वाड कोर, फिर आ गया ऑक्टा कोर, अब आजकल बात हो रही है डेका कोर के ऊपर कि एक, बल्कि आ भी गए हैं प्रोसेसर कि अब एक प्रोसेसर में 10 जो है वो सीपीयूज होंगे, ठीक है। अब्दुल रहमान बात समझ आई कुछ? यस सर। जी। मोहम्मद मुइज जी बेटा आप क्वेश्चन पूछें। सर काइंडली आप वो ट्री टोपोलॉजी की तो एक दफा दोबारा एक्सप्लेन कर सकते जी हैं? मैं दोबारा बता देता हूँ, ये देखें। एक मिनट, ट्री टोपोलॉजी में देखें, आप इनको छोड़ दें, ये जो इधर है
आप सिर्फ इसको देखें। एक मिनट। अच्छा जी, ये जरा देखें, इसमें अब अगर आप गौर करें, समझे, ये 3 रूम्स हैं, 1, 2 एंड 3। अच्छा, इन तीनों रूम्स में जो कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं वो स्टार टोपोलॉजी की तरह कनेक्टेड हैं। ये देखें जरा, सारे स्टार टोपोलॉजी की तरह कनेक्टेड है, लेकिन इसके साथ हमने वो बस टोपोलॉजी की तरह एक वायर भी लगा दी है। वो किसके लिए? ताकि ये भी कनेक्ट हो जाए, ये भी कनेक्ट हो जाए और ये भी कनेक्ट हो जाए। तो ये एक तरह से स्टार और बस का कॉम्बिनेशन आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, तो सर इसके अंदर जो सेंट्रल जो प्रोसेसर्स लगाए हैं वो फिर रिमूव हो जाएंगे ना? नहीं नहीं नहीं, वो जब भी हम ट्री मौजूद टोपोलॉजी से जब नहीं, हमने नहीं, एक मेन कंप्यूटर से उसको कनेक्ट कर दिया है, नहीं तो नहीं, फिर हम सेंट्रल प्रोसेसर्स को हटा देंगे? नहीं, बात सुने, पहले समझिए। सेंट्रल प्रोसेसर कोई नहीं है, सेंट्रल सिर्फ कनेक्टिंग डिवाइस है, ये कोई प्रोसेसर नहीं है, ये सिर्फ कनेक्टिंग डिवाइस है। ठीक है जी, आप सेंट्रल तो आप इनमें से ये देखें, 4 कंप्यूटर ये थे, 4 ये थे, 4 ये थे, इन सबको अब आपस में कनेक्ट कर दिया, अब ये 12 कंप्यूटर्स का नेटवर्क बन गया। अच्छा, सेंट्रल कंप्यूटर तो हम इनमें से सारों में से जो ज्यादा पावरफुल होगा ना कंप्यूटर, उसको हम डेजिग्नेट कर देंगे। वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के जरिए से हम उसको डेजिग्नेट कर देंगे, उसमें सेटिंग कर देंगे कि ये कंप्यूटर एज अ सेंट्रल कंप्यूटर यूज होगा। तो वो कोई भी हो सकता है। ठीक है जी, यूजुअली द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर, जिसमें ज्यादा प्रोसेसिंग करने की, जिसमें हार्ड डिस्क ज्यादा लगी होगी, प्रोसेसर अच्छा लगा होगा, उसको हम डेजिग्नेट कर देंगे। ठीक है, ठीक है सर। अच्छा जी, वन लास्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन अभी ले लेता हूं, फिर बाकी कल। ठीक है, उमर फारूक, बाकी अब कल फिर क्वेश्चन। वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर विंडोज के बारे में पूछना था कि सबसे स्टार्ट में एक्सपी आई है, फिर 7 आई है, फिर 10 आई है, हमने तो ये यूज किया ना, लेकिन जो पहले मेन होते थे तो उन पे कौन सी होती थी विंडोज जो सॉफ्टवेयर चल रहे होते थे? जो मेन फ्रेम, हाँ मेन फ्रेम पे होते थी जी यूनिक्स। उस वक्त तो विंडो थी ही नहीं, विंडो तो ऑपरेटिंग सिस्टम आया ही 90s में, जी 80s में भी नहीं, 80s में भी नहीं, 90s में। 80s में होता था डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, और 60s और 70s में फिर कौन सा होता था जो मेन फ्रेम और मिनी कंप्यूटर में इस्तेमाल होता, यानी हम असल में विंडो हमने कहना शुरू कर दिया, असल में इसे कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडो इसलिए हम कहते हैं क्योंकि आजकल हर कंप्यूटर पे ही ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना वो हम विंडो का यूज कर रहे हैं, इसलिए हम कहते हैं विंडो। तो आपके मतलब आपने जैसे सवाल पूछा मैं उसी हिसाब से जवाब दे रहा हूं कि जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के अंदर जो विंडो यूज होती थी, या उस दौर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता था उन कंप्यूटर्स में, वो था यूनिक्स। फिर उसके बाद आया जीनिक्स। ठीक है जी, तो ये यूनिक्स और जीनिक्स वगैरह ये यूज होते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, उसके बाद फिर माइक्रो कंप्यूटर आए, उनमें उस वक्त विंडो थी नहीं 1980s में, तो फिर डॉस इस्तेमाल होता था, फिर 90s में आके विंडो यूज होना शुरू हो गई। ठीक है जी, ठीक सर, थैंक यू। ओके जी, आज के लिए फिर इतना ही काफी है। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।